वेलकम बैक टू मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा। आज मैं आप लोगों को मतलब पिछले वीडियो का जो मैंने पढ़ाया था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, आज उस वीडियो का मैंने उस टॉपिक से मैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन करवाऊंगा। थ्योरी पोर्शन तो वो उस टॉपिक में क्लियर हो चुका था। आज जो होगा उसी टॉपिक का थोड़ा इन लार्ज मतलब थ्योरी पोर्शन भी कुछ होंगे और कुछ न्यूमेरिकल पोर्शन भी होंगे। ठीक है, हम देखे थे कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, यानी उसके दो लॉ होते हैं, कौन कौन से होते हैं वो दोनों लॉ को भी देखे थे। फिर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है वो भी देखे थे। ठीक है, आज हम देखेंगे कि रिफ्लेक्शन के कितने प्रकार होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, टू टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी परावर्तन के कितने प्रकार होते हैं जी? तो दो। रिफ्लेक्शन के दो प्रकार होते हैं। ठीक है, देखिए रिफ्लेक्शन के देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। पहला आपका होता है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। डिफ्यूज, इसको हम रेगुलर रिफ्लेक्शन भी बोलते हैं। डिफ्यूज बोले चाहे रेगुलर बोले, बात दोनों क्या है, बराबर है। या तो रेगुलर रिफ्लेक्शन या तो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, दोनों का क्या बात बराबर है। यानी हिंदी में बोले तो नियमित परावर्तन, नियमित परावर्तन आपका हिंदी हो गया और इंग्लिश में हो गया डिफ्यूज या रेगुलर रिफ्लेक्शन। दूसरा आपका होता है इरेगुलर रिफ्लेक्शन। यह जो होता है इसको हिंदी में हम बोलते हैं अनियमित परावर्तन। यानी परावर्तन के हम कितने प्रकार देखें? दो। परावर्तन के दो प्रकार देखें, एक देखें नियमित परावर्तन, एक देखें अनियमित परावर्तन। यानी एक देखें रेगुलर रिफ्लेक्शन और दूसरा देखें इरेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है, दोनों होता क्या है वो देखते हैं। यानी रेगुलर रिफ्लेक्शन किसे कहते हैं और इरेगुलर रिफ्लेक्शन किसे कहते हैं, यानी कि नियमित परावर्तन किसे कहते हैं और अनियमित परावर्तन किसे कहते हैं, यह भी देखेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद मल्टीपल रिफ्लेक्शन में होता है, लेकिन मल्टीपल रिफ्लेक्शन जो होता है वह लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का अलग हट के टॉपिक होता है। ठीक है, यानी उसको इन्वॉल्व इसमें नहीं करेंगे, उसका एक अलग टॉपिक होगा। मल्टीपल रिफ्लेक्शन का अलग ही टॉपिक होगा, बहुत लॉन्ग टॉपिक होता है, वहाँ से क्वेश्चन आते हैं, इसलिए वो टॉपिक जो होगा वह पूरी तरह क्या होगा, अलग होगा। अब हम देखते हैं कि रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या है या डिफ्यूज रिफ्लेक्शन क्या है। देखिए रेगुलर रिफ्लेक्शन एक ऐसा रिफ्लेक्शन होता है, यानी नियमित परावर्तन एक ऐसा परावर्तन होता है जिसमें कोई, सबसे पहले तो सरफेस जो होना वह क्या होना चाहिए, सॉफ्ट होना चाहिए। यानी आपका कोई सरफेस जो होगा कैसा हो, स्मूथ हो। स्मूथ सरफेस पे अगर जितना डिग्री से आ रहा होता है उतना ही डिग्री से वापस जा रहा होता है। समझ में आ रहा है? यानी जितना जहाँ से आएगा वहीं वापस जाएगा, जिधर से आएगा उधर ही वापस जाएगा। ये आपका हो गया, ये जो रिफ्लेक्शन हुआ वह कैसा रिफ्लेक्शन हुआ जी? तो ये रिफ्लेक्शन हो गया आपका रेगुलर रिफ्लेक्शन। देखिए आया सीधा गया, आया सीधा गया, आया सीधा गया, आया टकराया ओपेक सब्जेक्ट से और सीधा निकल गया। यानी वैसा रिफ्लेक्शन जिसमें कोई रे जितना डिग्री से आता है उतना ही डिग्री से टकराने के बाद वापस चला जाता है, वैसे रिफ्लेक्शन को हम रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। और रेगुलर रिफ्लेक्शन के लिए जो सरफेस कैसा होना चाहिए, स्मूथ होना चाहिए, यानी कि मुलायम होना चाहिए, सॉफ्ट होना चाहिए। ठीक है, अगर यही रफ सरफेस आ जाएगा तो उसमें रेगुलर रिफ्लेक्शन देखने को हमें नहीं मिलेगा। ठीक है, ये तो हम देख लिए रेगुलर रिफ्लेक्शन। दूसरा था आपका क्या था जी, इरेगुलर रिफ्लेक्शन। उसमें क्या होता है ना, जस्ट लाइक इसका अपोजिट होता है, यानी रेगुलर का अपोजिट होता है इरेगुलर। तो वह क्या होता है उसको देख लेते हैं। इसमें क्या होता है कि जो सरफेस होता है वह कैसा होता है जी, स्मूथ सरफेस होता है, सॉरी रफ सरफेस होता है। कैसा होता है, रफ सरफेस। यानी रे आई टकराने के बाद कहीं ऊपर, रे आई टकराने के बाद कहीं इधर, रे आई टकराने के बाद कहीं इधर, रे आई टकराने के बाद कहीं इधर। यानी कोई निश्चित दिशा में नहीं, उसका जो दिशा होता है इधर उधर फैल जाता है। यानी कोई रे आ रहा है, आने के बाद वह इधर उधर मतलब कोई निश्चित दिशा में नहीं, अलग अलग डायरेक्शन में फैल जाता है। उसका अलग अलग डायरेक्शन में फैलने का जो प्रक्रिया होता है वही जो आपका रिफ्लेक्शन कहलाता है। वह कैसा रिफ्लेक्शन आता है, तो वह रिफ्लेक्शन जो होता है वह इरेगुलर रिफ्लेक्शन होता है। देखिए प्रकाश आया इधर निकल गया, कोई प्रकाश आया तो कोई इधर निकला, कोई आया तो कोई इधर निकला, कोई इधर आया तो कोई इधर निकला। यानी कोई आया तो फिर ऐसे इधर निकल गया। यानी क्या जी, सरफेस कैसा होना चाहिए, इरेगुलर में सरफेस रफ होना चाहिए, जबकि रेगुलर में स्मूथ होना चाहिए। ठीक है, रेगुलर में स्मूथ यानी कि स्ट्रेट लाइन में आएगा और निकलेगा, आएगा और निकलेगा, जितना डिग्री से आएगा उतना ही डिग्री से निकलेगा। जबकि इसमें
कोई इधर, कोई उधर, कोई आगे, कोई पीछे, कोई दाएं, कोई बाएं। मतलब इस रिफ्लेक्शन में हमें यह देखने को मिल रहा है कि जहाँ से आ रहा है वहाँ वापस नहीं जा रहा है, कोई इधर कोई उधर, क्योंकि सरफेस क्या है, रफ है। टकराने के बाद इधर मुड़ जा रहा है तो कोई उधर मुड़ जा रहा है। सरफेस रफ होने के कारण जो रिफ्लेक्शन हो रहा है वह कैसा हो रहा है, इरेगुलर है, अनियमित हो रहा है। नियमित हो रहा है, इसमें नियमित है, जहाँ से आ रहा है उतना ही वहीं जा रहा है, जिधर से आ रहा है उधर ही जा रहा है, जितना से आ रहा है उतना ही जा रहा है, यानी नियमित रिफ्लेक्शन है, नियमित परावर्तन है। इसमें अनियमित है, कहीं आगे चल रहा है तो कहीं पीछे चला, कहीं दाएं जा रहा है, कहीं बाएं जा रहा है, कोई सीधा जा रहा है तो कोई उल्टा जा रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसमें जो रिफ्लेक्शन है यानी परावर्तन है वो कैसा है, अनियमित परावर्तन है। नियमित परावर्तन और अनियमित परावर्तन आपका क्लियर हुआ। नियमित परावर्तन में रे जहाँ से आ रहा होगा उसी रास्ते से निकलेगा, यानी नियमित दिशा में निकलेगा, एक एक्चुअल सेम डायरेक्शन में निकलेगा। जबकि इसमें डिफरेंट डायरेक्शन में, कोई रे आ रहा है तो कोई रे स्ट्रेट नहीं कर रहा है, तो कोई दाएं नहीं कर रहा है, कोई बाएं नहीं कर रहा है, कोई लेफ्ट, कोई राइट, कोई अपवर्ड, कोई डाउनवर्ड, यानी इसमें जो रे निकलेंगे वो कैसे होंगे रिफ्लेक्शन के बाद, तो वह रे मतलब डिफरेंट डायरेक्शन में आपको मूव करते दिखेंगे। जबकि इसमें सेम डायरेक्शन मूव करते हुए दिख रहे हैं। देखिए सेम डायरेक्शन से आया है और सेम डायरेक्शन में मूव भी कर रहा है, यानी सेम डायरेक्शन से आया और सेम डायरेक्शन मूव करे और सरफेस कैसा होना चाहिए, स्मूथ। तो वो जो उसमें जो रिफ्लेक्शन होगा वह होगा रेगुलर रिफ्लेक्शन। और जिसमें कोई रे डिफरेंट डायरेक्शन में मूव कर रहा होता है रिफ्लेक्शन के बाद, तो वह जो रिफ्लेक्शन कहलाएगा वह कहलाएगा इरेगुलर रिफ्लेक्शन, यानी कि अनियमित परावर्तन। क्लियर है, अनियमित परावर्तन क्लियर है ना सब बच्चों का। अगर प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट बॉक्स में मतलब कमेंट कर दीजिए कि कहाँ प्रॉब्लम हुआ है। अगर लैंग्वेज वगैरह में तो मैं आपको उस कमेंट का रिप्लाई उस कमेंट में दे दूँगा, ठीक है। देख लीजिए तो पोर्शन हो चुका है, यानी डिफ्यूज यानी रेगुलर रिफ्लेक्शन और इरेगुलर रिफ्लेक्शन मेरा क्लियर हो चुका है। अब जो टॉपिक है वह टॉपिक है आपका न्यूमेरिकल बेस्ड। क्या है जी, न्यूमेरिकल बेस्ड, यानी अब मैं न्यूमेरिकल बताऊंगा, यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट्स यानी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के न्यूमेरिकल जो आते हैं उनको मैं बताता हूँ, ठीक है। इस टॉपिक से न्यूमेरिकल आने के चांस बहुत ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ कि मैं लगभग आ ही जाते हैं, लेकिन आने के चांस ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आपको रहेंगे, आप याद कीजिए दो वाला, एंगल आई बराबर एंगल आर, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के दो नियम, एंगल आई बराबर एंगल ऑफ इंसिडेंट बराबर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड एंड नॉर्मल लाई ऑन द सेम प्लेन। दोनों बात याद रखना चाहिए, ठीक है। यानी आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, आपतित किरण परावर्तित किरण और विलंब तीनों एक ही तल पे मीट करना चाहिए, मिलना चाहिए। ये थे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के दोनों नियम, ठीक है। उसी दोनों नियम को यहाँ फॉलो करके आपका जो क्वेश्चन होगा वो बनेगा। क्वेश्चन रहेगा when angle between incident ray and its surface is 60 degree, then calculate the एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। चलिए जी अब निकालिए। आपको बता दिया गया है कि मतलब एंगल बताया गया किसका, इंसिडेंट रे और उस सतह के बीच में कितना डिग्री का है, तो 60 डिग्री का है। यानी सतह और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल है वह 60 डिग्री का है। आपसे पूछ रहा है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का अनुमान बताइए, ठीक है। सारे बच्चे वीडियो को पॉज करके बता सकते हैं और कमेंट वगैरह में बता सकते हैं कि हाँ सर मैंने मतलब इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया था, ठीक है। देखिए मैं आपको फिर इस वीडियो का आंसर मतलब इस क्वेश्चन का आंसर बताता हूँ, ठीक है। देखिए क्या बोल रहा है कि एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड इट्स सरफेस ना, यानी कि एंगल बिटवीन, जैसे मान लीजिए कोई इंसिडेंट रे सरफेस हो गया, इंसिडेंट रे आया और ये नॉर्मल हो गया, मान लीजिए ये नॉर्मल रिफ्लेक्ट करके निकल गया, ये इंसिडेंट रे है रिफ्लेक्टेड रे है, ठीक है, ये नॉर्मल है। तो बोल रहा है कि इंसिडेंट रे और सरफेस में कितना डिग्री का है, 60 डिग्री का। जब यह 60 तो यह 30, यानी इंसिडेंट रे कितना 30। जब इंसिडेंट रे एंगल आई हो गया 30 तो एंगल आर भी कितना होगा, 30 डिग्री होगा। क्लियर हुआ। एंगल आई अगर 30 है तो एंगल आर भी कितना हो जाएगा जी, तो एंगल आर भी 30 हो जाएगा। यहाँ देखिए बोल रहा था कि सरफेस और कहाँ बोल रहा था, सरफेस और बोल रहा था इंसिडेंट रे के बीच में, यानी इंसिडेंट रे और सरफेस के बीच में 60 डिग्री का एंगल था, ना कि इंसिडेंट रे का 60 डिग्री का था। अगर यही इंसिडेंट रे का 60 होता रिफ्लेक्शन भी कितना होता, 60 हो जाता। लेकिन इंसिडेंट रे और सरफेस में 60 डिग्री का था तो एंगल आई कितना हो गया, 30 हो गया। जब एंगल आई 30 हो गया तो एंगल आर भी कितना हो जाएगा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का याद किया नियम, एंगल आई बराबर एंगल आर। एंगल आई हो गया 30 डिग्री तो जाहिर सी बात है एंगल आर भी कितना डिग्री का होगा, 30 डिग्री का। यानी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना डिग्री का हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा एंगल आई बराबर एंगल आर, यानी कि 30 डिग्री आपका आंसर हो गया।
किसका, इस क्वेश्चन का जो आंसर हुआ वो हुआ 30 डिग्री आंसर हुआ। क्यों? क्योंकि बोल रहा था कि इसकी आपतन कोण और सतह के बीच में कितने डिग्री का एंगल था, 60 डिग्री का एंगल था, और पूछ रहा था कि परावर्तन कोण का मान बताइए। तो परावर्तन कोण का मान हम निकालने के लिए हमको पता पहले चल गया, एक चीज़ पता था कि यह सरफेस और इंसिडेंट रे के बीच में कितना डिग्री, 60 डिग्री का एंगल था, यह चीज़ गिवन था। जब यह 60 है, हम जानते हैं कि नॉर्मली इसको 90 और इसको 90 बार देता है, यानी जब यह 60 तो यह 30। जब एंगल ऑफ आई यानी आपतन कोण अगर 30 डिग्री का है तो परावर्तन कोण भी कितना डिग्री का होगा, 30 डिग्री का। डायरेक्ट वहाँ से आंसर लिख दिए, आपतन कोण जब 30 डिग्री का है तो परावर्तन कोण भी कितने डिग्री का होगा, तो 30 डिग्री का ही होगा। बस डायरेक्ट आंसर लिख दिए, हो गया। इस क्वेश्चन को आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, सारे बच्चे इस क्वेश्चन को, यानी इस क्वेश्चन का आंसर स्क्रीनशॉट में कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, when angle of incident is 45 degree then angle of reflection ये तो जो क्वेश्चन जो है ना जी, मतलब इतना ज़्यादा इजी है कि कोई मतलब 7 क्लास का बच्चा जो नॉर्मली पढ़ा होगा ना लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन वो बना देगा। बोल रहा है इंसिडेंट कितने डिग्री का है, 45 डिग्री का है, तो रिफ्लेक्शन यानी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा। एंगल ऑफ इंसिडेंट दे दिया गया है, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंट गिवन है। आंसर बनाते हैं इसका, एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या है, गिवन है, कितना डिग्री का है जी, तो है 45 डिग्री का। जब एंगल ऑफ इंसिडेंट यानी कि एंगल आई जब अगर 45 डिग्री का है तो याद रखिए ड्यू टू या अकॉर्डिंग टू लिख देते हैं यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल आई बराबर एंगल आर था ना जी। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बताया था, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का पहला नियम एंगल आई बराबर एंगल आर। जब एंगल आई जब 45 डिग्री है तो जाहिर सी बात है एंगल आर भी कितने डिग्री का होगा, 45 डिग्री का। यानी आंसर मेरा कितना आ गया, 45 डिग्री। लिख देंगे हैंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज़ 45 डिग्री। यहाँ लिख देंगे आंसर, हैंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज़ 45 डिग्री। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज़ 45 degree because angle of incident is 45 degree, so angle of reflection is also 45 degree because law of reflection said that angle I बराबर angle R, so angle I is 45 degree, then angle R is 45 degree। थैंक्स ऑल। ये 2 क्वेश्चन हो गए, एक और बहुत सारे क्वेश्चन है, और सारे क्वेश्चन जो होंगे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग हो रहा है और लॉन्ग वीडियो बच्चे देखना पसंद नहीं करते हैं, ठीक है। तो बाकी का जो मतलब इस टॉपिक से जो क्वेश्चन होंगे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उपलब्ध करवा दूंगा। दैट्स ऑल, थैंक्स।